नाउ तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा देखा और स्पेक्ट्रम क्या होता है और उसके टाइप्स हमने देखे और स्पेक्ट्रम के टाइप्स को हमने समझा। अब हमें यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, वैसे आपकी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटम्स है, वो सब भी क्या करते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, उसके लिए हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब और इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपका जो है एक एंड जो है दो प्लेट्स लगी है, ये आपका जो है कैथोड है, ये आपका एनोड है और इसको हमने जो है एक वैक्यूम पंप से जो है यहाँ पे अटैच कर दिया। दैट इज फॉर टू क्रिएट द वैक्यूम इनसाइड दिस ग्लास ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर हमने जो है यहाँ पर क्या किया, इस ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर एक गैस फिल्ड कर दी है, हाइड्रोजन गैस। इस ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर एक गैस को फिल्ड कर दिया है, हाइड्रोजन गैस को। नाउ और ये दोनों जो यहाँ पर प्लेट्स है, कैथोड एंड एनोड, इन दोनों को हमने जो है यहाँ पर हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच कर दिया। नाउ अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर हाई वोल्टेज बैटरी से जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जैसे ही क्रिएट करेंगे, देन क्या होगा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जो है फ्लो होने शुरू होंगे और हमें यहाँ पर जो है येलो ब्लूइश लाइट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दैट मीन्स एक तरह की जो है रेडिएशन यहाँ पर एमिट होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस ट्यूब की जस्ट फ्रंट में हमने जो है एक स्लीट हमने यहाँ पर लगा दी है। इस स्लीट के अंदर क्या है, आपका एक बहुत ही नैरो साइज का जो है एक छोटा सा होल है यहाँ पर। इट इज अ वेरी नैरो साइज होल। देन क्या होगा, यहाँ पर जो भी रेडिएशन इमिट होगा वो हर डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरीके से जो है ट्रेवल करेगा और इस स्लिट के जस्ट आगे यहाँ पर हमने जो है क्या पुट कर दिया, एक प्रिज्म जो है यहाँ पर इसके सामने हमने पुट कर दिया। ये आपका जो है प्रिज्म है और हम लोग जानते हैं प्रिज्म के पास किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो लाइट को क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है, मतलब 7 नंबर ऑफ कलर्स में क्या कर सकता है, यहाँ पर स्प्लिट कर सकता है। ठीक है, और इसके जस्ट आगे हमने क्या की, एक स्क्रीन हमने यहाँ पर पुट कर दी। दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन या फिर फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अब जैसे ही हमने यहाँ पर वैक्यूम जो है क्रिएट किया है, वैक्यूम का जो हमारा प्रेशर है वो लगभग कितना रहेगा आपका, लेस देन 10⁻⁻² atm। इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर और इस ट्यूब के अंदर आपकी गैस कौन सी है, H2। हम जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज बैटरी से जैसे ही पावर सप्लाई करेंगे, देन क्या होगा, यहाँ पर एक जो है रेडिएशन इमिट होगा और हर डायरेक्शन में जो है रेडिएशन कुछ इस तरीके से जो है ट्रेवल करेगा लाइक दैट। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है एक छोटा सा स्लीट है, इस स्लीट से पास होने वाली जो रे जो होगी वो सीधी यहाँ पर इंसिडेंट होगी किसके ऊपर, इस प्रिज्म के ऊपर। या फिर क्या है, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे है। ठीक है, जो कहाँ से जनरेट हुई है, आपकी इस डिस्चार्ज ट्यूब से जो है जनरेट हुई है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये लाइट जैसे ही इस प्रिज्म के ऊपर जो है इंसिडेंट होगी, इस प्रिज्म के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इस इंसिडेंट रे को क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है। क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है। नाउ ये लाइट जो होगी यहाँ पर जो है कुछ लाइंस बनेगी, कुछ ऐसी लाइंस बनेगी और ये सारी लाइंस जो है यहाँ से जैसे ही इस प्रिज्म से बाहर होगी तो वो हमें जो है इस स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी लाइन जो है वो दिखाई देगी। सारी की सारी लाइन हमें कहाँ दिखाई देगी, इस स्क्रीन के ऊपर जो है आपको दिखाई देगी। या फिर ये अलग अलग कलर की लाइन होती है। ये जो है आपकी जो है यहाँ पर अलग अलग जो है आपको स्पेक्ट्रम की जो है लाइंस आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये जो है, ये जो आपको लाइंस दिखेगी ये अलग अलग कलर की दिखेगी। ठीक है, अगर मैं इस स्क्रीन को अगर हम देखें, ये स्क्रीन जो है आपकी अभी ऐसे है, ये स्क्रीन जो आपकी रखी है वो कुछ इस तरीके से रखी है। अगर मैं इस स्क्रीन को अगर ऐसे फ्रंट से अगर देखूंगा तो फ्रंट से हमें कैसे दिखाई देगी, देखिए मैं यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
इस स्क्रीन के ऊपर जो है ऐसी बहुत सारी जो है यहाँ पर कलर लाइन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है कुछ कलर लाइंस आपको जो है दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर ये कलर लाइन जो है सारी की सारी क्या है, सेपरेट आपको जो है बहुत ही फाइन फ्रीक्वेंसी है इनकी, बहुत ही यहाँ पर जो है वेवलेंथ इनकी सबकी अलग अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है, इसलिए हम इस स्पेक्ट्रम को ही क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोल सकते हैं इसको हम, यहाँ पर सिंपली इसको हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और यहां पर ये जो लाइन जो आपको दिखेगी, यहां पर आपको जो सीरीज ऑफ लाइन जो आपको दिखेगी ये आपको अलग अलग रीजन की दिखेगी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए बामर, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए बामर, बामर ने जो है सबसे पहले विजिबल रीजन के अंदर जो है इन सारी लाइंस को देखा था। बामर नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1885 में सबसे पहले जो है इन लाइंस को जो है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है एनालाइज किया था। इन 1885 उन साइंटिस्ट का नाम था बामर। ठीक है, बामर ने जो है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इस तरह की लाइंस को देखा, अलग अलग कलर की लाइंस को यहां पर उन्होंने देखा, और उन्होंने उन लाइंस की जो है यहां पर जो ये जो लाइंस जो देखी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो लाइंस जो देखी, ये लाइन जो है किस प्रकार की है, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में है। ठीक है, और ये जो लाइन जो है अगर मैं यहां पर इनकी वेवलेंथ की अगर बात करूं तो इनकी वेवलेंथ जो है यहां पर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो इनकी वेवलेंथ को फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, 1/λ इज इक्वल टू, हम यहां पर लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार। हम जानते हैं म्यू बार क्या होता है, दैट इज कॉल्ड दी वेव नंबर, and it is equal to 10, 9, 6, 7, 8 in bracket 1 upon 2 की पावर 2 minus 1 upon n2. With the help of this formula we can find the wavelength or wave number of these line. ये जो विजिबल जो रीजन में जो लाइन है इन सब की हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसको हम इन्वर्स कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो 2 जो है, ये 2 क्या बताता है हमें, यहाँ पर ये जो 2 जो हमें बताता है मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, सेकेंड जो है ऑर्बिट में है। कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, कहाँ पे है, सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, और N2 क्या है, N2 यहाँ पर जो है मतलब क्या हो सकता है, N2 की अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पर N2 को लिखना चाहूँ तो हमारा N2 क्या होगा, N2 जो है यहाँ पर एक इंटीजर होगा जो हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब ये क्या हो सकता है, 2 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6 इस तरह का कोई भी जो है होल नंबर हो सकता है, इस तरह का कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इन लाइंस की अगर हम यहाँ पर अगर वेवलेंथ अगर फाइंड करना चाहें तो हम लाइंस की वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर जो है एन, ये आपका जो है बामर का जो ये वाला जो यहाँ पर 2 है ये फिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी कौन से ऑर्बिट में है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट में है। ठीक है, और वो जंप होके कहाँ पे गया, वो जो है या तो थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा या फिफ्थ में जाएगा, ये अलग अलग ऑर्बिट में जो है इस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है जंप करेगा। तो उसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो जंप करेगा वैसे वैसे हमें यहाँ पर जो है लाइंस क्या होगी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इस लाइंस को अगर दिखाना चाहूँ तो इसकी मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने एक सीरीज बना रहा हूँ, I draw a series। ये जो हमने यहाँ पर सीरीज जो फाइंड की है ये आपकी विजिबल रीजन की है, ये आपकी जो है विजिबल रीजन की है। ये आपको कुछ इस तरीके से आपको सीरीज, ये आपको इस तरीके से जो है लाइंस आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इस तरह की लाइंस जो है हमें यहाँ पर दिखाई देगी। और ये जो यहाँ पर सीरीज है, इस सीरीज को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज। और ये जो रीजन की है ये यहाँ पर कौन से रीजन में है, अगर उनकी बात करें तो ये जो है आपकी विजिबल रीजन की है। कौन से रीजन में है,
विजिबल रीजन। ठीक है, वैसे ही और भी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो है और भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइंस जो है उनके ऊपर एनालाइज किया, उनका एनालिसिस किया। तो ये जो फार्मूला है दैट इज ओनली फॉर विजिबल रीजन। बाबर ने जो है सबसे पहले यहाँ पर ये फार्मूला दिया, और ये जो सीरीज है उस सीरीज को हम यहाँ पर बामर सीरीज के नाम से जानते हैं। बामर के बाद में यहाँ पर एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लेमन। ये आपके फर्स्ट हो गया है, दैट इज अ फर्स्ट। मैं यहाँ पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लेमन। लेमन ने भी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड किया, और उनकी जो सीरीज जो थी उसको हम किस नाम से जानते हैं? लेमन सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो लेमन सीरीज है, इन लाइंस को हम जो है यहाँ पर विजिबल रीजन में नहीं देख सकते। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर किस रीजन में दे सकते हैं? तो बेसिकली जो है इनको हम अल्ट्रा वायलेट रीजन में दे सकते हैं। कहाँ पे दे सकते हैं? यूवी रीजन में जो है हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, यूवी रीजन में हम इनको यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो यूवी रीजन में जो लाइन जो आती है, हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा है। यूवी रीजन कहाँ पे आता है आपका? जस्ट विजिबल रीजन के जस्ट यहाँ पर लेफ्ट में आता है। तो यहाँ पर जस्ट लेफ्ट में मैं यहाँ पर जो है लेमन सीरीज को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लेमन सीरीज जो होगी वो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगी। लेमन सीरीज में भी आपको इस तरीके से अलग अलग लाइंस आपको दिखाई देगी, और इन सब लाइंस की जो वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पर सीरीज है, इस सीरीज को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? दैट इज कॉल्ड द लेमन सीरीज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेमन सीरीज बोल सकते हैं। और ये जो सीरीज हमें दिखाई देगी, ये कौन से रीजन में दिखाई देगी? यूवी, दैट मींस अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, इस सीरीज के लिए अगर बात करें तो इस सीरीज के लिए जो है आपका फार्मूला जो होगा वो तो आपका इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पर सारी सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी और दूसरी लाइंस देखी, और उन साइंटिस्ट का यहाँ पर जो नाम था वो था पाशन। क्या था? दैट इज कॉल्ड पाशन। और उनके ऊपर जो सीरीज जो बनी उसको हम किस नाम से जानते हैं? पाशन सीरीज के नाम से जानते हैं। और पाशन सीरीज जो है यहाँ पे कौन से रीजन में देखी गई? ये जो है यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन में आपको देखी गई। दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इंफ्रारेड रीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है? विजिबल जो रीजन है, विजिबल रीजन के जस्ट राइट में। तो मैं यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके जस्ट राइट में यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको लाइन दिखाई देगी। और ये जो लाइंस है यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम पर इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम यहाँ पर पाशन सीरीज के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड पाशन सीरीज। और ये जो सीरीज जो होगी हमें यहाँ पर कौन से रीजन में दिखाई देगी? अल्ट्रा इंफ्रारेड रीजन में जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, वैसे ही और भी साइंटिस्ट हुए, जैसे एक और जो साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था यहाँ पर ब्रैकेट। और ब्रैकेट साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर सीरीज का नाम दिया गया ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज के अंदर भी जो लाइंस जो देखी गई वो भी कौन से रीजन में देखी गई? यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन में देखी गई। कौन से रीजन में देखी गई? इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, और वैसे ही एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंड। क्या नाम था? फंड। और उनके नाम पर उस सीरीज को क्या नाम दिया गया? फंड सीरीज। और ये भी कौन से रीजन में देखी गई? ये भी हमारी जो है यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन में देखी गई। दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इन दोनों सीरीज को भी यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो है शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है पाशन सीरीज के बाद जो है कौन सी सीरीज आएगी? आपकी जो है ब्रैकेट सीरीज आएगी इस तरीके से। ये आपकी ब्रैकेट सीरीज है। और ब्रैकेट सीरीज के बाद जो है ये आपकी ब्रैकेट सीरीज है, और ये भी आपकी यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन में है। और इस सीरीज का नाम हमने क्या दिया? दैट इज कॉल्ड द ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज।
और ये आपकी फंड सीरीज है। फंड सीरीज जो है यहाँ पर कौन से रीजन में है, ये भी आपकी इंफ्रारेड रीजन में है। इसको भी मैं यहाँ पर अलग कलर से जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपकी जो है फंड सीरीज है, इस तरीके से जो है यहाँ पर ये सीरीज देखी गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये भी कौन से रीजन में देखी गई, ये भी आपकी जो है इंफ्रारेड रीजन में देखी गई। और इस लाइंस को हम यहाँ पर कौन सी सीरीज बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फंड सीरीज। क्या बोल सकते हैं, फंड सीरीज। इसको हम यहाँ पर फंड सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर इन सारी सीरीज की अगर वेवलेंथ अगर फाइंड करनी है तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था यहाँ पे रीडबर्ग। क्या नाम था, रीडबर्ग। तो रीडबर्ग ने क्या किया, एक फार्मूला दिया, उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन सारी की सारी सीरीज की वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ रीडबर्ग इक्वेशन। नाउ अगर मैं यहाँ पर रीडबर्ग इक्वेशन की अगर बात करूँ तो रीडबर्ग इक्वेशन क्या है हमारी, देखिए रीडबर्ग इक्वेशन के अंदर अगर हमें यहाँ पर वेवलेंथ अगर फाइंड करनी है तो 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार, एक कांस्टेंट हमने यहाँ पर यूज किया RH, दैट इज कॉल्ड द रीडबर्ग कांस्टेंट। और यहाँ पर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रीडबर्ग इक्वेशन। जहां पे अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका RH है, दैट इज कॉल्ड द RH। इस RH को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस RH को हम यहाँ पर जो है रीडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जो है जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ पर 109678 और इसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी यूनिट आपको खासकर ध्यान रखनी है, ये हमारा क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट है। अब सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के लिए जो है यहाँ पर सबसे पहले n1 की वैल्यू क्या होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पर लेमन सीरीज के लिए अगर वेवलेंथ की अगर बात करूं तो लेमन सीरीज की जो वेवलेंथ जो होगी 1/λ, ये हमारी क्या है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं या वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, वेव नंबर, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार, दैट मींस वेव नंबर इज इक्वल टू, यहां पर जो है RH क्या है हमारा, ये हम यहां पर पुट कर सकते हैं 10 मतलब 109678 इन ब्रैकेट। यहां पर लेमन सीरीज के लिए हमें हमेशा n1 जो लेना है वो कितना लेना है, 1। कितना लेना है, 1। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। सिंपली अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपका n1 जो होगा ऑलवेज, n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, और n2 जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा वो फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ पे जाएगा, वो या तो सेकंड में जा सकता है या फिर थर्ड में जा सकता है या फिर फोर्थ में जा सकता है, वो आपका कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद लेमन सीरीज के बाद जो है सेकंड जो सीरीज आती है वो है आपकी बामर सीरीज। मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी बामर सीरीज। बामर सीरीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है, पर मैं फिर भी आपको यहाँ पर जो है इस इक्वेशन की हेल्प से इसको बारे एक बार समझ लेते हैं। और बामर सीरीज जो है हम लोग जानते हैं, बामर सीरीज जो है आपकी कौन से रीजन में है, बामर सीरीज जो है आपकी यहाँ पर विजिबल रीजन में है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द विजिबल रीजन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी वेवलेंथ या फिर वेव नंबर अगर फाइंड करना चाहूँ तो इसका वेवलेंथ या फिर वेव नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार, दैट मीन्स वेव नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ये क्या है हमारा, ये क्या है यहाँ पर RH क्या है, दैट इज कॉल्ड द रीडबर्ग कांस्टेंट। तो सिंपल हमने क्या पुट किया यहाँ पर 109678, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं बामर सीरीज में हम लोग n1 कितना लेते हैं, 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जहां पे अगर हम बात करें तो n1 जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका n1 जो है वो क्या है, 2, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, और n2 जो होगा सेकेंड ऑर्बिट से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे जाएगा, n2 मतलब
सेकेंड से कहाँ जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, फिफ्थ में जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कहीं पर भी आपका जो है जंप कर सकता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में यहाँ पर जंप कर सकता है ना। ये हो गई हमारी यहाँ पर बामर सीरीज। बामर सीरीज के बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पाशन सीरीज। तो पाशन सीरीज के अंदर भी अगर हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सिंपल वेवलेंथ या फिर वेव नंबर अगर फाइंड करना है, सिंपल सा फार्मूला क्या होगा हमारा, 1/λ इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट। ये हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है हम लोग जानते हैं, 10, 9, 6, 7, 8 इन ब्रैकेट 1/n1। अब यहाँ पर जो आपको n1 लेना है पाशन सीरीज में, इसके लिए हमने लिया n1 1, इसके लिए हमने n1 कितना लिया 1, इसके लिए भी n1 कितना लिया हमने 2, पाशन सीरीज के लिए हम n1 कितना लेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, n1 के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, हमने सिंपली यहाँ पर अगर n1 की अगर बात करें तो n1 दैट मीन्स हमारा जो है कौन सा ऑर्बिट होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिट में होगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा। और यहाँ से वो जंप करके कहाँ कहाँ जा सकता है, वो यहाँ से जंप करके जो है फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, सिक्स में जा सकता है, कहीं पर भी किसी भी ऑर्बिट में जंप कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने बात की है अभी बामर सीरीज, सॉरी पाशन सीरीज की बात की है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रैकेट सीरीज की। ब्रैकेट सीरीज की अगर बात करें तो ब्रैकेट सीरीज में हमें यहाँ पर जो n1 जो लेना है वो कितना लेना है, 4। n1 कितना लेंगे, 4। तो अगर हमें यहाँ पर अगर वेवलेंथ में लिखनी है, हम लोग वेवलेंथ कितनी लिखेंगे, 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट। और रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 10, 9, 6, 7, 8 इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में यहाँ पर जो n1 जो होगा, n1 की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 4, दैट मींस फोर्थ ऑर्बिट का 4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया है, n1 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर कितनी ली है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका, फोर्थ ऑर्बिट में है। n2 जो है दैट मींस इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ कहाँ जाएगा आपका, या तो फिफ्थ में जाएगा, या फिर सिक्स में जाएगा, या फिर 7 में जाएगा, किसी भी लेवल में जो है जंप कर सकता है। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फंड सीरीज की। तो फंड सीरीज जो है इसके अंदर अगर हमें यहाँ पर वेवलेंथ अगर फाइंड करना है तो वो हम किसकी फार्मूले की हेल्प से करेंगे, रीडबर्ग इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले अगर फंड सीरीज की अगर बात करें तो फंड सीरीज के लिए हम यहाँ पर n1 कितना लेंगे, 5 लेंगे। कितना लेंगे, 5। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n1 इज इक्वल टू 5। सिंपली अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहूँ तो फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट क्या है हमारा, 109 6 7 8 इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर। n1 कितना लेना है हमें, 5। तो हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, 5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो n1 तो क्या होगा हमारा, n1 मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट में है, फिफ्थ ऑर्बिट में है। और वो जंप हो गया आपका कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो 6 में जा सकता है, 7 में जा सकता है, 8 में जा सकता है, किसी भी लेवल पर जो है वो जंप कर सकता है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर जो है टोटल जो है 5 टाइप्स की सीरीज पढ़ी है। सबसे पहली जो सीरीज है वो है आपकी लेमन सीरीज, जो कौन से रीजन में है, यूवी रीजन में है। इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज बोलते हैं। इस तरह की आपको लाइन दिखाई देगी, बट इनको हम जो है, या ये जो आपकी यहाँ पे जो है यूवी रीजन में है, अल्ट्रावायलेट रीजन में है, तो हम इनको जो है ओपन आई से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम स्पेशल टेक्निक वगैरह यूज करते हैं। बामर सीरीज जो है ये आपकी विजिबल रीजन में है, जो हम यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है लाइंस को हम देख सकते हैं। ये जो आपकी लाइंस होती है आपकी अलग अलग कलर की होती है। ठीक है, नाउ ये जो है 4 कलर की, थोड़ी सी और इसके बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं। हमें जो है यहाँ पर 4 कलर की जो है लाइंस आपको दिखी। सबसे पहली जो लाइन जो थी बामर ने, जो सबसे पहली जो लाइन जो देखी, सबसे पहली जो देखी वो देखी थी रेड। सबसे पहली जो लाइन जो सबसे ऊपर वाली जो है वो देखी रेड। उसके बाद सेकेंड वाली जो देखी वो देखी यहाँ पर उसने येलो ब्लू। कौन सी देखी,
येलो ब्लू टाइप की देखी, ठीक है, हल्की येलो थोड़ी सी ब्लू। अगली जो उसने थर्ड वाली जो लाइन जो देखी वो यहां पर उसने देखी यहां पर वॉयलेट, कौन सी देखी, वॉयलेट। फोर्थ वाली जो यहां पर इसने देखी थी वो देखी थी इंडिगो, ठीक है। तो ये वाली जो है आपकी यहां पर विजिबल रीजन में है, जिसको हम यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर अगली जो सीरीज है वो है आपकी पाशन सीरीज। पाशन सीरीज के अंदर भी हमें जो हाइड्रोजन की जो है कुछ इस तरह की लाइन दिखी, बट दिस इज नॉट इन विजिबल रीजन, ये आपकी जो है इंफ्रारेड रीजन में है, जिसको हम स्पेशल टेक्निक से जो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपकी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के अंदर भी हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है कुछ इस तरीके से लाइन दिखा, बट ये भी आपका कौन से रीजन में था, इंफ्रारेड रीजन में था। और सबसे लास्ट वाला जो है वो है आपका पी फंड सीरीज, इसकी भी हमें यहाँ पर इस तरह की लाइन दिखाई दी, जो आपकी यहाँ पर कौन से रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में है। तो इन सब की हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, या फिर वेव नंबर जो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीडबर्ग इक्वेशन। रीडबर्ग इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पर इन पांचों की क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ और वेव नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो सबसे पहला वाला जो है इसके लिए आपका n1 कितना होगा, यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू RH। RH की वैल्यू हमें पता है, इन ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो सबसे पहले वाली जो सीरीज है इसके लिए आपको n1 कितना पुट करना है, यहाँ पर 1 पुट करना है। इलेक्ट्रॉन जंप होके कहाँ कहाँ जा सकता है आपका n2, n2 मतलब कौन कौन सा ऑर्बिट में शिफ्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ जंप कर सकता है। तो n2 कितना होगा आपका, या तो 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। वैसे अगर मैं सेकंड सीरीज की बात करूं, बामर सीरीज, तो बामर सीरीज का अगर वेवलेंथ अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा n1 कितना होगा 2 और n2 कितना होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहां कहां जा सकता है, 3, 4, 5, 6 में जा सकता है। वैसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं तो थर्ड वाली जो सीरीज है पाशन सीरीज, पाशन सीरीज में आपको n1 कितना लेना है 3 और n2 कितना लेना है मोर देन 3। वैसे ही अगर मैं बात करूं ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए आपको n1 कितना लेना है 4 और उसके लिए n2 कितना लेना है मोर देन 4। और वैसे ही फंड सीरीज के लिए हमें यहाँ पर n1 कितना लेना है 5 और n2 कितना लेना है मोर देन 5। इस तरीके से हम इन सारी सीरीज की वेवलेंथ या फिर वेव नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ना तो अभी हमने जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीरीज देखा, और टाइप्स ऑफ सीरीज में हमने जो है वेव नंबर और वेवलेंथ जो है फाइंड करने का फार्मूला देखा, दैट इज अ रीडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। ये जो फार्मूला है दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन गैस अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अगर यूज करेंगे, और अगर इस हाइड्रोजन के प्लेस पे अगर हमें दूसरा अगर कोई स्पीसीज ली है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट अगर लिया है, उस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की हमें क्या करना है, यहाँ पर वेवलेंथ या फिर वेव नंबर अगर फाइंड करना है, तो इस वाले फार्मूले में थोड़ा सा करेक्शन है। और वो करेक्शन क्या है, देखिए 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बार इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो आपका रीडबर्ग कांस्टेंट है, रीडबर्ग कांस्टेंट आपका यहाँ पर एज इट इज रहेगा, देयर इज नो चेंज इन रीडबर्ग कांस्टेंट। और हमें यहाँ पर जो है इसके साथ क्या करना है, एक एटॉमिक नंबर का जो मल्टीप्लाई करना है z²। जो भी यहाँ पर गैसेस होगी या फिर जो भी एलिमेंट होगा जो यहाँ पर रेडिएशन इमिट कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही, मतलब उसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर अगर नाइट्रोजन ले रहा हूँ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 7 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का जो लाइट स्पेक्ट्रम होगा उसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ या फिर वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं। और ऑक्सीजन की अगर बात करें कि अगर हमने किसी ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन लिया और सेम स्पेक्ट्रल लाइन हमने यहाँ पर देखी, तो उस केसेस में हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ कितना पुट करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो यहाँ पर 8 पुट करें तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 1 बाय लैम्डा या फिर वेव नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही आपकी जो बुक में है एको टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड दी लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या होती है,
N1 तो आपका क्या हो सकता है यहाँ पर सीरीज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बट लिमिटिंग लाइन में आपका जो N2 जो होगा वो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। इस तरह का जो स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग लाइन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आप अच्छे से देखिए, अच्छे से ध्यान से इसको नोट करिए। थैंक यू।